के शो में बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी नैब तहकीकात की मंजूरी। सिंध यूनिवर्सिटी महकमा एंटी करप्शन की सनसनीखेज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन हम जो कल एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग हुई नैब की वहां पर अप्रूव हुई। अव्वल तो तकरीबन 13 इस पर ऐसी इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन स्टेज में जो गई या रेफरेंसेस का जिक्र हुआ, जो रेफरेंसेस नैब ने फाइल करने उनकी मंजूरियां हुई। तो बड़ा अहम इजलास था। एक तो ओवरऑल एक ऐसी कंप्लेन जो कि वेरिफिकेशन में अप्रैल 2016 में गई थी और उसमें यह कंप्लेन थी कि तकरीबन 90 एम्प्लॉइज जो मोहतरमा शहीद भुट्टो बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी है वहां पर वो एम्प्लॉयमेंट्स इरेगुलर हुई हैं, गैर कानूनी तैनातियां हुई हैं। तो वहां के वाइस चांसलर के खिलाफ वो इस वक्त इंक्वायरी अप्रूव हुई थी या कंप्लेन अप्रूव हुई थी फॉर कंप्लेंट वेरिफिकेशन। ये हुआ था अप्रैल 2016 में और आज इस वक्त हम खड़े हैं जी नवंबर 2018 में, जब कल के इजलास के बाद जिसमें यह फैसला हुआ जी के अहम तरीन एक इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है कि इस वक्त तहकीकात जो कि डॉक्टर अख्तर बलोच वाइस चांसलर बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी कराची इनके खिलाफ अप्रूव हुई है। अब यह बड़ा अहम मामला है, बड़ा संगीन नौयत का मामला है क्योंकि इसके काफी पहलू हैं जिसमें इर्रेगुलर पेमेंट्स, टेंडर्स, फेक अपॉइंटमेंट्स और फिर ऐसे ओहदों को उनको रखा गया, अपने मनपसंद अफराद को नवाजना, जो सब शामिल है, जो तवातुर के साथ इस प्रोग्राम बेनकाब में हम लोग आपके सामने हाईलाइट करते रहे और उसके ऊपर हम अथॉरिटी से कहते रहे जी कि इस पर एक्शन लें। इससे पहले एंटी करप्शन भी एक महकमे के तौर पर एक कार्रवाई करने गया था, छापा या रेड आप विजिट कह सकते हैं, कुछ भी उन्होंने किया था, लेकिन कोई खातिर खा कार्रवाई, कोई ऐसी कार्रवाई जिसको हम कहें कि ड्रास्टिक हो, वो हमें इतने अमल में देखने को नजर नहीं आई थी। लेकिन आपके सामने जब हम देख रहे हैं जी नैब ने इंक्वायरी अप्रूव करी है तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपके सामने रखते हैं जिससे अंदाजा होगा कि मामलात अंदर कितने बिगड़े हुए हैं। जहां पर एक रशीद मल्ला नामी शख्स जो कि 18 ग्रेड का अफसर बन के बैठा हुआ है, वो 16 ग्रेड का अफसर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करवाता है और इस सिलसिले में जब ये लियारी की यूनिवर्सिटी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी डीजी ऑडिट को जहां उसने नौकरी की है 2 साल, वहां उसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भेजती है और ये भेजा जाता है 2015 में और पूछा जाता है कि जो इस वक्त रशीद मल्ला साहब जिनके CNIC नंबर 422013249663 है, इन्होंने बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है इन द कैपेसिटी ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर इन BPS 18 और उनसे कहा जाता है ऑडिट ऑफिस से कि आप प्लीज इनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर दें। तो उसके जवाब में 5 जून 2015 को ऑडिट ऑफिस लिखता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी को कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो ही नहीं सकता उस ऑफिस से, क्योंकि उस शख्सियत जिसका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने 2008 में नहीं 2001 से 2005 के दरमियान जॉब की थी और उसके साथ एक एग्जाम था जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो उनको देना लाजमी था उस ग्रेड पर परमानेंट होने के लिए, जिसको कहा जाता है जी पिफ्फा पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन। वो उस एग्जाम में वो फेल हो गए थे, इसलिए उनको नौकरी से बर्खास्त या फिर आप कह सकते हैं उनको परमानेंट नहीं किया गया था। इसके बावजूद ये शख्स जिसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही वहां पे मंजूर नहीं है, वेरीफाई नहीं हुए, वो 18 ग्रेड में बैठा हुआ था, जो 16 ग्रेड में 2 साल काम करके एग्जाम में फेल होकर आगे परमानेंट नहीं हो सका, वो 18 ग्रेड के अंदर बैठा हुआ है। तो नैब के सामने ये लाना जरूरी है। एक डिग्री भी आपके सामने रखते हैं फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग साइंस की, जिसके अंदर मौसरा सिकंदर साहिबा के दस्तखत हैं और ये 19 अक्टूबर 2018 की। अब ये किस तरह से दस्तखत कर रही हैं, क्या अथॉरिटी है, ये बड़े अहम सवालात हैं और हम चाहते हैं कि नैब अगर ये प्रोग्राम आज जा रहा है तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अप्रूव हुई है तो बड़े अहम मामलात हैं जो हम रख रहे हैं प्रोग्राम में आपके सामने। मेरे साथ हमारे सीनियर सहाफी हैं, ब्यूरो चीफ है कराची के इम्तियाज चांडियो साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब ख्वाजा नवेद साहब माहिर कानून है, आइन और नैब कवानीन पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। चांडियो साहब, ये रशीद मल्ला का मामला ही ले लें, ये खत है और ये तबादला हुआ है, ये सर्टिफिकेट ये कहता है मैंने 2008 में नौकरी करी, वो कहते हैं आपने 2001 से 5 करी, आप एग्जाम पास नहीं कर सके, तो इट इज इन सिंपल वर्ड्स अ बिग फ्रॉड। आपने डिग्री जाली, आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जाली, क्या माजरा है आखिरकार? सिफान, ये तो बिल्कुल एक वाज़ेह किस्म का एक फ्रॉड है जिसमें अब उसको जो बचा कर आ रहे हैं, एक तो वाइस चांसलर खुद हैं और दूसरी उनकी अपनी अहलिया हैं मोहसिना सिकंदर जो वहाँ बैठी हुई हैं। जो हमने हमेशा डिस्कस किया है कि ये मामला बहुत बड़े अरसे से चल रहा है। 4 साल पहले जब ये वाइस चांसलर बैठे हुए हैं इस कुर्सी पर, उनको उस वक्त पता था कि ये फेक अपॉइंटमेंट हुई है, फेक इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है दिए गए हैं।
ये लाजिम था इस बरसर की नौकरी के लिए कि इन किसी भी शख्स को तब तक 18 ग्रेड की जॉब नहीं मिल सकती जिसने कभी 17 ग्रेड में काम तक नहीं किया। ये ऑडिटर जनरल के ऑफिस में 16 ग्रेड में थे, वहाँ से भी निकाले गए और फिर एक एग्ज़ाम था वो भी पास नहीं कर सके, इसलिए टर्मिनेट किया गया। इस लेटर्स में लिखा हुआ है वाज़े तौर पर, इन तीनों चारों अगर खतूत में आप पढ़ें तो ये रशीद मल्ला जो मेन 18 ग्रेड पर बैठे हुए हैं, इन्होंने इनके पास कोई उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये वहाँ के ओहदे के लिए अहल ही नहीं है। लेकिन पहले वाले वाइस चांसलर ने और मौजूदा वाइस चांसलर ने इस पर पर्दा रखा और इसकी इंक्वायरियाँ, इसके सारे मामला दबाए, क्योंकि जो मोहसिना सिकंदर है रजिस्ट्रार बन के बैठी हुई है। अब वो भी दिलचस्प सूरत हाल देखें कि एक शोहर जिसको 16 ग्रेड के बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो डायरेक्ट 18 में जाके बैठा है और अब 20 के ग्रेड के जो डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस के चार्ज है वो भी उन्हीं के हवाले है। मतलब करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन, करोड़ों रुपए के काम अब उसके हाथ में। दूसरी उनकी अपनी अहलिया वहाँ बैठी हुई है जिसने उस वक्त उसकी मदद की थी अपॉइंटमेंट में, और उस वक्त उनकी शादी शायद नहीं थी, बाद में इन्होंने शादी की, उस वक्त मंगनी थी। तो इन्होंने एक दूसरे को इतना सपोर्ट किया कि अपने शोहर को फेक जो जाली दस्तावेजात थे उन पर पोस्ट करवाया। मोहसिना सिकंदर के पास भी 3 साल की रिक्वायरमेंट जो थी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट के लिए एक एक्सपीरियंस की, वो मुतलका एक्सपीरियंस उसके पास नहीं था। उन्होंने भी जाली जो है वो सर्टिफिकेट बनवाए। ICIL एक कंपनी है कोई प्राइवेट, एक आई हॉस्पिटल है और उसमें वो बतौर नर्स काम करती थी। मेड बच्चों से जो वहाँ के लोग अब तक यही बता रहे हैं कि वहाँ भी उसने रिकॉर्ड चेंज करवाया। एक नर्स को असिस्टेंट रजिस्ट्रार भर्ती किया गया ग्रेड 17 में और वो ग्रेड 20 के अख्तियारात इस्तेमाल कर रही है। 4 साल से लियारी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार को आने नहीं दे रहे। ये डिग्री पे दस्तखत है उनके जी, और फॉर करके ये रजिस्टर साइन कर रही हैं जहां कोई रजिस्ट्रार नहीं है। कोई बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि रजिस्ट्रार हो और वो छुट्टी पर चला गया हो तो फिर ये अख्तियारात मुंतकिल किए जाते हैं कि वो डिग्री पर फॉर लिख के साइन करे। यहाँ तो रजिस्ट्रार सिरे से है ही नहीं और किसी रजिस्ट्रार को आने नहीं दिया जाता। 2-3 अफसर जो फाइनेंस डायरेक्टर फाइनेंस थे उनको इतना तंग किया गया कि वो बेचारा वहाँ से रिजाइन करके चला गया। ये सारा अख्तर बलोच साहब के वक्त में हुआ और अख्तर बलोच साहब ने इस पर पर्दा दिया, अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया। 35 जाली भर्तियां। आज खुद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुन के आया हूं जिसमें अख्तर बलोच कह रहा है, यार मैं तो फंस गया हूं, ये मेरे खिलाफ तो इंक्वायरी साबिक डीजी खत्म करने की सिफारिश करके गए थे और मैं ये अचानक में क्या हो गया। पहले तो साबिक डीजी कराची जी साबिक डीजी नेब से मेरी बात हो गई थी, सब चीजें खत्म हो गई थी। वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे पास इसकी मौजूद है और वो खत्म करके गए हैं और कैसे ये जो है अब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गया और परेशान है। और उसमें लियारी गैंगवार के लोग उन्होंने भर्ती किए 3 जगहों से। अगर आपके पास एक चेक की मैंने बिल्कुल अदनान खान का चेक ये आगा अदनान लियारी गैंगवार का सरगना रहा है, लियारी के गैंगवार के तर्जमान की हैसियत से काम करता रहा है। अब वो दूध के धुले हो गए हैं और सारे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। वहाँ एहतजाज करना शुरू करते थे लोगों को। अब भी वो समझते हैं कि 2008 और 9 वाली लियारी है कि जहाँ असलहे के जोर पर लोगों को बाहर निकाल के एहतजाज किए जाएंगे और मीडिया पर हमले किए जाएंगे। ये सारी फेक अपॉइंटमेंट इनके ज़माने में हुई। उसके बाद इसी वाइस चांसलर ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया। सारे के सारे लोग एक्टिंग की मतलब इजाफी चार्जों पे चल रहे हैं। कोई अपने ओहदे पे नहीं है, किसी का अपना ओहदा नहीं है जो उस पर काम करे, प्रॉपर काम नहीं कर रहे। मतलब आपकी जगह पे मैं बैठ के शो होस्ट कर रहा हूँ और लंबे अरसे से कर रहा हूँ, आप छुट्टी है ही नहीं। तो इस तरह से काम चल रहा है। एक्टिंग मतलब एक्टिंग चार्जेस दिए हुए हैं और इसके अलावा कायम मकाम और किसी भी प्रॉपर तरीके से अगर मोहसिना सिकंदर के अपॉइंटमेंट को आप उठा के देखें कि उस वक्त 3 साल की रिक्वायरमेंट थी उस पोस्ट के लिए, एडमिन का एक्सपीरियंस होना चाहिए था, वो नहीं था। इसके शोहर के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, दस्तावेजात ओरिजिनल हमारे पास पड़े हुए हैं। तो ये इतनी बड़ी बेईमानी एक इदारे में और एक तालीमी इदारा जो लियारी के मजलूम और गरीब लोगों के लिए बनाया गया, वहाँ फ्रॉड चल सही बात है। अच्छा ये जो भाई साहब अहम बात ये इस वक्त कि जो ऑफर लेटर है इस वक्त इस पोस्ट का और ये जो पोस्ट जिसे हम रशीद मल्ला की बात कर रहे हैं ये 2001 का है और ये ऑफर लेटर भी 2001 का है, तो इसका मतलब 2008 में तो वो नौकरी की नहीं थी। और दूसरी बात वो लेटर भी जिसके अंदर कहा जाता है जी कि आप क्योंकि एग्जाम में फेल हो गए हैं, फिर वो कहा जाता है कि इट इज फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द सर्टिफिकेट इज ऑफ रशीद मल्ला डेमोन्स्ट्रेटिंग हिज वर्क एक्सपीरियंस कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय दिस ऑफिस एज इट वाज नॉट ट्रेसेबल फ्रॉम हिज पर्सनल फाइल ऑफ द डिफंक्ट ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑडिट कराची। ये वो खत है जो आप इस पर देख रहे हैं।
सब क्या कवानीन, यानी 16 ग्रेड में नौकरी करके आप एग्जाम पास ना करें, 17 में आपने एक्सपीरियंस लिया नहीं, आप डायरेक्ट 18 ग्रेड पे लग सकते हैं नौकरी पे? नहीं जी, देखिए ये तो आपको जैसे समझ आ रही है, जैसे ब्यूरो चीफ साहब ने बताया है, ये प्योर घपले का केस है, यानी फौजरी का केस है, फ्रॉड का केस है, एक दूसरे को अकोमोडेट करने का केस है, जाली भर्ती का केस है, कानून शिकनी का केस है, कानून की धज्जियां उड़ाने का केस है। और ये नैब ने सही किया है, पहले होती है नैब का सिस्टम ये है जी, पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पेश की जाती है, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अप्रूव हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन जब हो जाएगी तो इसके बाद रेफरेंस दाखिल हो जाएगा। तो माशाल्लाह अब आ गए हैं ये लोग शिकंजे में। तो जिस तरह आप बता रहे हैं, यही एविडेंस जब वहां इन्वेस्टिगेशन में स्क्रूटनी होगी तो बस इसका जल्द अज जल्द मुझे आपसे जो पूछना है, रेफरेंस फाइल हो जाएगा। यही बात पे मुझे आपसे सवाल भी पूछना है कि सर 2016 से कंप्लेन जाती है, नैब कहती है 10 माह के अंदर हमें काम करना होता है अपना, वो उनका कानून है या उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी आपकी क्या इत्तलात है इस पे हमें बताइएगा। फिर ये के अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे आती है, तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है इस वक्त? स्लो वर्किंग है क्या, इस वक्त बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज सेट नहीं हो पाती? और इसके साथ साथ और अहम दस्तावेजात इसी यूनिवर्सिटी के हवाले से और सिंध यूनिवर्सिटी के हवाले से एक सनसनीखेज रिपोर्ट आज प्रोग्राम में दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम 3 हकायक रख रहे हैं जिनका ताल्लुक सूबे सिंध की जामियात से है। लियारी में जो हुआ यूनिवर्सिटी शहीद मोहतरम बेनजीर भुट्टो, उस पर नैब की इन्वेस्टिगेशन आगे फेज में आ चुकी है। दूसरी अहम तरीन यूनिवर्सिटी इस वक्त आपके सामने सिंध यूनिवर्सिटी का मामला रखते हैं, और एक बड़ी अहम और सनसनीखेज रिपोर्ट आपके सामने जो पहली बार मंजर आम पर आ रही है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की, जिसके अंदर तकरीबन 730 मिलियन से ज्यादा 73 करोड़ रुपए से ज्यादा की माली बदनवानी की तहकीकात और उस पर मुकदमात के हवाले से सिफारिशात की गई हैं। इधर वाइस चांसलर जो कि मरकजी मुलजिम करार पाए हैं जी, उनके ऊपर फ्रॉडुलेंट लैंड मैनिपुलेशंस, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी और क्या क्या इल्जामात हैं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। एंटी करप्शन की सिंध यूनिवर्सिटी में करप्शन से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। वाइस चांसलर मरकजी मुलजिम करार पाए हैं। महकमा एंटी करप्शन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल में 73 करोड़ 85 लाख रुपए की करप्शन की तस्दीक कर दी गई है। और इसी तरह फतेह मोहम्मद बरफत जो कि वाइस चांसलर है, उन समेत 29 अफसरान और 39 कंपनीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। फंड्स को बेदर्दी से लूटा गया, जाली भर्तियां, बिलिंग और ठेके दिए गए, रिपोर्ट में लिखा गया। तरक्याती फंड्स में ही सिर्फ 27 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द की गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक। मुख्तलिफ अलाउंसेस की मद में तकरीबन 97 लाख, गैर कानूनी भर्तियों की मद में 32 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। एक इंश्योरेंस कंपनी को गैर कानूनी ठेका देकर 1 करोड़ 10 लाख की करप्शन की गई है। और इसी तरह मार्केट रेट से जायद पर साइंटिफिक आइटम्स की खरीदारी की मद में तो उससे तकरीबन 5 करोड़ 32 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है सरकारी खजाने को। यूनिवर्सिटी की जमीन की मद में तकरीबन 7 करोड़ रुपए की करप्शन की गई है। वाइस चांसलर ने 10 ममालिक के दौरों पर 50 लाख और 1600 सीसी की गाड़ी की जगह लग्जरी गाड़ी पर 60 लाख रुपए से ज्यादा उड़ा दिए, जिस पर हम आपको डॉक्यूमेंट्स भी कुछ देर में दिखाएंगे। ट्रांसपोर्ट की मद में 45 लाख, सीएनजी के मद में 12 लाख, प्राइवेट सिक्योरिटी के नाम पर 51 लाख रुपए खर्च किए गए। अब ये अहम तरीन और सनसनीखेज इंकशाफात इस रिपोर्ट का अखज आपको हम जिसका कहा जाता है जी समराइज करके कुछ पॉइंटर्स आपको दिखा रहे हैं। ख्वाजा नवीद साहब, सर 73 करोड़ का केस तो पहले मुझे बताएं, नैब कवानीन के मुताबिक ये केस एंटी करप्शन के पास जाता है या ये केस ऑटोमेटिकली नैब के पास जाता है? किसके पास जाना चाहिए? अब चूंकि एंटी करप्शन ने कॉग्निजेंस ले लिया है जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें यह है कि सेक्शन 18 की एक दरख्वास्त लगती है और ये जो एंटी करप्शन का केस है ये नैब में ट्रांसफर हो जाता है, और जब ये नैब में आ जाएगा तो फिर ये रेफरेंस बन जाता है और फिर नैब के जज साहब चलाएंगे और नैब के कवानीन के तहत चलेगा। तो नैब के कवानीन में फिर वही है कि जो बंदा कन्विक्ट होता है फिर उसके ऊपर उसकी जायदाद की जब्ती और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और पैसों की रिकवरी आ जाती है। तो मेरा ख्याल भी यही है एक बार ले लिया तो अब ये उनके पास केस है जिसमें ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन मूव करेगी प्रोसिक्यूशन। अच्छा, सेक्शन 18 की दरखास्त होती है टू नैब के भाई ये नहीं ट्रायल कोर्ट को करेगी। ट्रायल कोर्ट विल ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ दिस केस टू नैब। ठीक है, तो सर ये डीजी नैब के कहने पे हो जाएगा। लेकिन सर ये मुझे बताएं, क्योंकि ये तो जैसे मामला है इसमें तो पूरी लिस्ट है, इस पर अगर इस रिपोर्ट में भी हम दिखा रहे हैं तो ये
नैब के पास चला जाए तो फिर क्या होगा? क्योंकि नैब के पास तो इससे पहले वाला केस हम डिस्कस कर रहे थे वो भी गया, वो 3 साल के अंदर नैब में हो जाएगा तो ये अरेस्ट हो जाएंगे, और फिर ये कि नैब के केसों में बेल भी बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन सर कंप्लेन वेरिफिकेशन से इन्वेस्टिगेशन पहुंचने में उसे 3 साल लग गए, जबकि 10 माह का प्रोसीजर होता है। ये ताखीर क्यों हो रही है आखिरकार नैब के केसेस में? नहीं, ये नैब का नहीं है ना, ये तो नहीं है, लेकिन इससे पहले वाला जो लियारी का हम डिस्कस कर रहे थे, क्यों हो रही है आखिरकार ये ताखीर? असल में नैब ओवरवर्क्ड है, और दूसरा प्रोसीजर उनका कुछ ये है कि इंक्वायरी है, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन से वो है। बहरहाल उसमें इंक्वायरी जो है ना वो बड़ी लंबी की गई है। अच्छा, तो ये एक तो ये कि कराची से बाहर का मामला था मेरे ख्याल में, फिर ये जाहिर है प्रोफेसर लोग हैं, इनके बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके इन्होंने डिले कराई होगी, लेकिन बहरहाल इन्फ्लुएंस चला नहीं। सही। अच्छा, और वो इंक्वायरी अप्रूव हो गई फॉर इन्वेस्टिगेशन। विजिलेंस, सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग, ये जरूरत है कि जी नैब के पास। अब यहाँ पे कंप्लेनेंट आप देखें तो टीचर्स हैं सिंध यूनिवर्सिटी जामशुरू के, उधर कोई और कंप्लेनेंट होगा, कोई कंप्लेन लेकर जाए तो फिर हमारी अथॉरिटीज होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हुकूमत है, जो हुकूमत वक्त है, वो क्या कर रही होती है? उसका कानून के तहत उसकी जिम्मेदारी क्या है जी? वो यूनिवर्सिटीज के एक्ट तो पास कर लिए उन्होंने, कवानीन वगैरह चीफ मिनिस्टर साहब ने, लेकिन क्या उनके पास सिर्फ इख्तियारात हैं, लेकिन वो देखते कुछ नहीं है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? अब मकसद ये है कि कोई तो कंप्लेनेंट बनेगा ना। अब हर चीज में जाके नैब खुद तो कंप्लेनेंट नहीं बन सकती। मैं सीएम की बात कर रहा हूं। हाँ, सीएम क्या कर रहा है? हैज टू टेक द एक्शन। क्यों नहीं पहले से है? क्यों प्रोएक्टिव जैसे कहते हैं? ये हर आदमी ओवरवर्क्ड है, शायद वो कहते हैं ना वक्त कम है और मुकाबला सख्त, तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, तो उस चीज का फायदा उठाते हैं करप्ट अफराद। और फिर करप्ट अफराद का जो पीआर सिस्टम जी, और उनका दायरा बड़ा वसी होता है, और वो बहुत सी जगहों के ऊपर फिर स्पीडें स्लो कर देते हैं जी, और वो काले ड्रम खड़े कर देते हैं, स्पीड ब्रेकर, ताकि आगे मामला बढ़े ना आगे। अच्छा सर, ये आपने काले जो आदमी माल कमा रहा होता है ना, वो बड़ा माहिर होता है, सही कह रहे हैं, तो उसको पता होता है कि आगे काम रोकना कैसे है। सर वो काले ड्रम की बात की आपने स्पीड ब्रेकर की ना, तो स्पीड ब्रेकर से मुझे गाड़ी याद आ गई। ये गाड़ी भी इन्होंने खरीदी फॉर्च्यूनर, जिसके लिए इन्होंने 13/9/2018 को इन्होंने जब खरीदी, उसके बाद जब इन्होंने जहां से खरीदी गाड़ी, तो इन्होंने पहले तो ऑर्डर दिया प्रोक्योरमेंट, डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को खत लिख के कि एक गाड़ी खरीदनी है, और इसके लिए इसकी वजह ये बताई गई कि क्योंकि जो वाइस चांसलर सेक्रेटेरिएट है उसके पास कोई डज नॉट हैव एनी सूटेबल व्हीकल फॉर यूज ऑफ प्रोटोकॉल फॉर विजिटिंग डिग्निटरीज लाइक चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और सीनियर मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध। यानी वो जाते आते हैं तो उनको बड़ा मसला होता है, गाड़ी उनके पास नहीं है, कोई अच्छी गाड़ी नहीं है, तो उनको लिहाजा एक टोयोटा फॉर्च्यूनर जो 2.8L 4 व्हील ड्राइव होती है, पुश स्टार्ट, वो उनको खरीदी जाए, जिसकी कोटेशन उन्होंने कोट करी 62,14,500 रुपए। और फिर उसके बाद उन्होंने ये प्रोक्योरमेंट से कहा जी कि आप दिलवाएं, और फिर इधर आगे वो गाड़ी जब डिलीवर होने लगी, उसके रिमाइंडर्स आए आगे से टोयोटा की तरफ से कि आप गाड़ी ले जाएं, तो उधर कहा गया जी कि क्योंकि हमें कहा गया है कि हम ये गाड़ी नहीं ले सकते, हमारे कवानीन हमें इजाजत नहीं देते, तो आप इस गाड़ी के ऑर्डर देने के बाद कहा गया कि गाड़ी को एडजस्ट कर दें आप 3, इसके बदले में हमें 1300 सीसी की GLI दे दें या फिर एक टोयोटा हायस दे दें। पहले खरीद ली गई। चांडियो साहब, मैं आप ही की तरफ आने लगा हूं ये लेके, ये माज है सर। सैफान, ये तो बहुत कुछ कर रहे थे। जो 73 करोड़ रुपए की करप्शन का अगर आप देखें लिस्ट, तो हाँ, जो प्राइवेट इन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट हायर की है, उसमें इन्होंने 4.5 करोड़ का क्या जो घपला किया। जो ये एंटी करप्शन की, मेरे ख्याल में अगर, क्योंकि बहुत दिनों से वो चैलेंज कर रहा है कि रिपोर्ट नहीं है इनके पास और ये ऐसे ही चला रहे हैं, तो ये 30 सिफात से जायद की रिपोर्ट है, और इसमें वाइस चांसलर के बेटे की इलीगल जो असेट्स हैं वो भी डिक्लेयर उन्होंने मंजर पर आए हैं। एंटी करप्शन की रिपोर्ट में फराज के नाम पर इनका बेटा है, फराज हाउसिंग स्कीम शुरू की गई है, जिस पर 50 करोड़ रुपए इस वक्त लगाए गए हैं सफूरा गोट के करीब, और गुलजार हिजरी में है ये, और जीनत आबाद के नाम से शायद ये प्रोजेक्ट है। उसके अलावा वाइस चांसलर ने 10 ममालिक के दौरे किए हैं, 50 लाख रुपए खर्चा किया, कोई MOU साइन नहीं किया, किसी यूनिवर्सिटी के बेनिफिट, इसी सिंध यूनिवर्सिटी को बेनिफिट के लिए वो विजिट नहीं थे, इसने पर्सनल किए। एक हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर जो एक कंपनी है जुबली, जिससे इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, उनको इन्होंने तकरीबन, उसमें भी बड़ा घपला सामने आया है, करोड़ों रुपए के 1.5 करोड़ के करीब का मामला है। इस इंक्वायरी को रुकवाने के लिए अब जो वहाँ CNG पंप है इनका सिंध यूनिवर्सिटी का, वो एक MNA को, उसके शख्स को दे दिया गया है। ये जो गाड़ी फॉर्च्यूनर थी डीजल में आई हुई है 2800 सीसी, इसका ऑर्डर हो चुका था, सब हो चुका था, और उसके बाद जब ये यूनिवर्सिटी पे छापा लगा एंटी करप्शन का, डिप्टी डायरेक्टर ने अथोराइजेशन के बाद छापा मारा, ज़मीर अब्बासी ने,
तो उसके बाद ये कैंसिल करने के लिए लेटर लिखे और अब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अगर आप देखें तो 68 लोगों पर एफआईआर काटने की इन्होंने सिफारिश की है, जिसमें 29 तो अफसरान हैं। और अगर आप इनके नाम भी दे दें कि जिन जिम्मेदारान ने ज़मीनों में घपले किए हैं, पेट्रोल पंप्स और सीएनजी पंप्स जो इनके हैं उनमें इन्होंने घपले किए हैं, ये 73 करोड़ रुपए का जाकर मामला बन जाता है। इलीगली ये पीएचडी अलाउंस और दीगर हाउस रेंट उठा रहे हैं, उसका भी इसमें जिक्र है। तो इस तरह से जो तबाही अच्छा वहाँ हुई है वो सिर्फ करप्शन, माली करप्शन नहीं है, जो अखलाकी करप्शन का मामला आ रहा है सिंधी अखबारों में, उनके साबिका अहले खाना उस पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वहाँ की बच्चियाँ इल्ज़ाम लगा रही हैं, वहाँ की टीचर्स इल्ज़ाम लगा रही हैं कि ये रात को 12 बजे 1 बजे, और वो मैसेजेस मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, अगर कोई फोरम हो तो मैं उसमें दिखाने के लिए तैयार हूँ कि उन खवातीन को, उन तुलबा को जो ये मैसेजेस किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो ये वाइस चांसलर पर बराह रास्त इल्ज़ामात हैं वहाँ के कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, सुबह आओ मसला होगा। एक खातून है वहाँ की, मैं उसका नाम नहीं लेना, उसने तो अपने घर में रो रो के जाके बताया कि ये तो मेरा जीना हराम कर दिया है इन्होंने। ये इस किस्म के, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वहाँ की बहुत सारी खवातीन इस वक्त परेशान हैं कि ये वाइस चांसलर हटे। और मुझे ये हैरत होती है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जिसके पास अख्तियारात हैं, गवर्नर से लेकर वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के तमाम अख्तियारात चीफ मिनिस्टर साहब के पास हैं, वो इस पर खामोश हैं। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड्स इस पर खामोश हैं। कोई इदारा हमारे, और अब जब जाके नेब किसी को पकड़ती है तो ये रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे मदाखलत शुरू हो गई। भाई आप अगर किसी के इंसाफ नहीं करेंगे, आप खुद इंटरवीन नहीं करेंगे मामलात में, तो जाहिर है कि किसी न किसी इदारे को जाना है। अब इस एंटी करप्शन की रिपोर्ट को रुकवाने के लिए, इस एंटी करप्शन की अफसर को हटवाने के लिए और इस तमाम काले करतूतों को छुपाने के लिए सियासी दबाव डाला जा रहा है और सियासी तरीके से इसको जो है, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये तो इतनी बड़ी फहरिस्त है, इसके अंदर अफसरान की फहरिस्त अलग है और कंपनीज की फहरिस्त अलग है, जो कंपनीज हैं। तो ये हमने देखा है एंटी करप्शन की आगे से डायरेक्टर एंटी करप्शन को खत लिखा जाता है, जैसे इधर भी लिखा गया है और डायरेक्ट उन्हीं को किया गया है कि और पूरा बैकग्राउंड ऑफ द केस और तमाम चीजें इस वक्त दिखाई गई हैं। तो लेकिन इसके बाद होता ये है कि ये आगे एफआईआर दर्ज नहीं होती ना, फिर ये रुक जाती है। सर ये तो हमारे माहिर कानून बैठे हुए हैं, एंटी करप्शन के कवानीन ऐसे बनाए हुए हैं और उसका ऐसा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है कि अब चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगा, फिर चीफ सेक्रेटरी अख्तियारात देगा, फिर बोर्ड की मीटिंग होगी। भाई आप एक इदारे को अपने पैरों पे खड़ा करें ना, नेब को क्यों आने की जरूरत पड़ती है? आपकी एंटी करप्शन इतनी मजबूत होनी चाहिए कि किसी को भी पकड़ के अंदर डाल दे, किसी मतलब बेगुनाहों के साथ नहीं, कि जो जहां साबित हो गया कि ये करप्शन है। अब इसकी अगर फहरिस्त पे थोड़ा सा अगर टाइम हो तो ये पहले मुल्जिम है डॉक्टर फतेह मोहम्मद बुरफत, वाइस चांसलर। दूसरे पर हैं कन्वीनर टेंडर कमेटी सरफराज सोलंकी, प्रोफेसर अमीर अबड़ो, फहीम मुगल जो मैनेजर हैं वहाँ के, एक्स साबिका और पेट्रोलियम और सीएनजी स्टेशन उसके पास थे, शफी मोहम्मद मेमन हैं, मकसूद जमाली हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, साजिद कयूम मेमन रजिस्ट्रार हैं और एडवाइजर रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम चांडियो, इनके समेत 29 अफराद और 2 खवातीन हैं। और ये इलीगल जो अपॉइंटमेंट्स वहां हुई हैं, अगर उसका भी आप रिकॉर्ड देख कितना उन्होंने कौमी खजाने को नुकसान दिया। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। उस ब्रेक के बाद आके कि ये मामला एंटी तो पहुंच गया और एंटी करप्शन ने मुकदमात की इस वक्त सिफारिश भी कर दी है, जो एक अफसर ने कर दी। और ईमानदार लोग होते हैं जी, आगे करप्शन हाईलाइट करते हैं, उस पर कहते हैं आगे मुकदमा हो, मामला आगे जाके क्यों रुक जाता है कानूनी तौर पर, ख्वाजा नवीद साहब से भी पूछेंगे। और फिर कुछ और अहम मामलात इन्हीं यूनिवर्सिटी से मुंसलिक, क्योंकि ये तालीम से मुताल्लिक मामलात हैं। जितना हम ये कर रहे होते हैं तो दिल भी इतना कर्ब में और इतना गमजदा होता है कि ये तालीमी इदारों के साथ ये हो रहा है, ये किसी सरकारी किसी और इधर नहीं, तालीमी इदारों के साथ हो रहा है। तो कर्ब के साथ बड़ा ये प्रोग्राम करते हैं। इस ब्रेक के बाद और कुछ होगा, बेनकाब मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक आपके सामने रख रहे हैं। एक एंटी करप्शन की रिपोर्ट जिसमें 29 अफसरान हैं, 39 कंपनीज हैं और तकरीबन 73 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुबैना बदउनवानी है जिसकी निशानदेही हो चुकी है। और हम ये चाहते हैं, या इस वक्त लीगली भी अगर कहा जाए कि क्या ये केस आगे नैब के पास जाना चाहिए, किस तरह से इसको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे पहले बड़े अहम मामलात एंटी करप्शन में जाते हैं और फाइल जाती है, वहां जाके एकदम
खत्म हो जाती है, मिट्टी लग जाती है, फाइल बंद होके फिर रुक जाती है। और इससे पहले एक नहीं कई ऐसे केसेस हैं जो हम उठा चुके हैं या एंटी करप्शन के पास आए और मामला आगे नहीं बढ़ सके। साथ साथ क्योंकि ये अहम प्रोग्राम हो ही रहे, तो आपको हमने लियारी यूनिवर्सिटी के अंदर के मामला बताए, तो जब नैब ने नोटिस लिया है तो इन चीजों का नोटिस भी जरूर ले कि जैसे हैरेसमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। एक खत आपके सामने रखते हैं जो बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी के अंदर लिखा गया, एक 16 ग्रेड के अफसर के खिलाफ के जी उन्होंने हैरेसमेंट किए, खातून ने लिखा वाइस चांसलर को, और ये इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। फिर गैंग वॉर से मुतालिक इससे पहले लियारी मेडिकल कॉलेज पे जब प्रोग्राम किया था वहां पर भी, और इस यूनिवर्सिटी से मुतालिक भी कि गैंग वॉर के लोग भी जिनको माली तौर पर मुस्तफीद या उनके माली फवायद जुड़ चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के साथ, जैसे एक अदनान आगा अदनान का हम कर रहे हैं, वो चेक्स हैं, पेमेंट्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं। तो ये तमाम अहम मामला हैं। नवी साहब, हम एंटी करप्शन से तो लोग जो इस वक्त है वो इतनी उम्मीद नहीं रखते, वो कहते हैं केस बना, बड़ा अच्छी बात है, अच्छी बन गई, आगे क्या हुआ? कोई एक केस है जो आगे पहुंचा है। पंजाब के अंदर तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट फैसला करके बड़ी ताकत दे दी एंटी करप्शन को, तो व्हाई नॉट सिंध? क्या यहां खुद कोई पिटीशन लेके जाए, वो फैसला जो लाहौर में हुआ है वो यहां हो, रेप्लिकेट किस तरह से हो सकता है? देखिए जी, वहां पे जो उनके एंटी करप्शन के थे असिस्टेंट डायरेक्टर या डेप्यूटी डायरेक्टर हुसैन असगर जो डीजी एंटी करप्शन, डीजी एंटी करप्शन, हाँ, तो उन्होंने खुद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एप्लीकेशन दी और उनको बताया कि जी हमारे जो रूल्स हैं वो हमें किसी शख्स को अरेस्ट करने के लिए पहले चीफ मिनिस्टर से परमिशन या चीफ सेक्रेटरी से परमिशन की बात करते हैं। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो रूल सस्पेंड कर दिए। अब उनको फ्री हैंड मिल गया है, वो जिसको चाहे अरेस्ट कर ले, चीफ मिनिस्टर को चाहे जिसको चाहे, उनके पास पावर्स आ गई है, कहीं से परमिशन नहीं लेनी। अब ये सिमिलरली इसी जजमेंट की कॉपी लेके अगर ये हमारे सिंध के जो एंटी करप्शन के हैं हो जाएंगे, वो उनमें हिम्मत हो तो वो जाके वो एप्लीकेशन कर दे, यहाँ कराची वो खुद जाके बोलेंगे कि मतलब कराची रजिस्ट्री में एक एप्लीकेशन दे दें जी, तो चीफ जस्टिस साहब वही ऑर्डर यहाँ भी कर देंगे। लेकिन मगर इसमें नीयत होनी चाहिए ना। अगर वो नहीं जाते तो क्या ख्वाजा नवेद साहब, इम्तियाज साहब या मैं जा सकता हूं? कोई भी दोनों पब्लिक को, लेकिन बात फिर वही है ना कि आपका अरेस्ट इन्होंने करना है ना, उन्होंने कहा आपने किसको अरेस्ट करना है, मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए तहत कोई और नहीं जाके से पिटिशनर बन सकता, खुद ही उनको जाना पड़ेगा। तो देखिए एंटरटेन हुई है पिटिशंस, लेकिन पहले कोर्ट ये पूछती है कि भाई जब आप पिटिशन लेके जाते हैं तो यू शुड बी आइदर एग्रीव्ड पर्सन और अफेक्टेड पर्सन। एग्जैक्टली। लेकिन फिर इसमें केस लॉ है, नुसरत भुट्टो केस है, दूसरे केसेस हैं। तो आमतौर पर अदालतों में जैसे आप जाते हैं केस लड़ते हैं तो तासुर के एंटी करप्शन वाले पैसे लेके केस दबा देते हैं, ये तासुर है, या एंटी करप्शन सियासी दबाव में आ जाती है, कोई अफसर उठता भी है तो उसके खिलाफ, जैसे अभी बता रहे थे चांडे साहब तफसीर, तो उसके खिलाफ ही कुछ केस शुरू हो जाते हैं या उसको दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तासुर क्या है वकला में, क्या है जी एंटी करप्शन क्या है? सर जब ताखीर होती है किसी लीगल काम में तो कुछ ना कुछ तो बायस से ताखीर होता है जी। अब वो आपने खुद ही डिफाइन कर दिया कि समटाइम्स सियासी इन्फ्लुएंस है, समटाइम्स ऊपर के ऑर्डर हैं और सब टाइम कायद-ए-आज़म के ऑर्डर है, मतलब कोई ना कोई चीज होती है। अच्छा जानी साहब, ये जो हमने अभी चेक दिखाया और फिर ये एक हैरेसमेंट का लेटर भी हम बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी का दिखा रहे हैं, उसके साथ फिर ये रिपोर्ट तो है ही सूबा सिंध की। ये केसेस जो हैरेसमेंट के हैं ये तो अलग, जो इस पर वफाकी मुतस्सिब है के हकूक़ के हवाले से उधर जाने चाहिए, ये एक्शन अलग ही। और हमने देखा सूबे सिंध की जामियात में अक्सर ये केसेस भी सामने आने लगे और बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं, कोई देख नहीं रहा क्या हो रहा है। बिल्कुल, सिंध यूनिवर्सिटी, लियारी यूनिवर्सिटी समेत तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये वाक़यात जो हैं। एक मैं चीज़ फिर भूल जाऊंगा, ये जो सबा मुगल भी लियारी यूनिवर्सिटी के खातून वहाँ भर्ती हुई हैं, जिसका जाली साबित हो चुका है कि वो जाली अपॉइंटमेंट है, लेकिन उसको भी तहफ़्फ़ुज़ इसलिए दिया गया है कि अगर उसको निकालते तो बाकी जाली निकल जाएंगे। अब आते हैं हरासमेंट के केसेस में, तो सिंध यूनिवर्सिटी इस वक्त नंबर 1 टॉप पे जा रही है इस केसेस में। ख़वातीन को मैसेजेस रात को किए जाते हैं हमारे बुज़ुर्ग की तरफ से, उसके बाद फिर उनको टीचर्स वहाँ जो हैं उनको परेशान किया जाता है, इस तरह की केसेस। और उनके अपने जो साबिक अहलिया हैं दो, उनके तो इंटरव्यूज़ सिंधी अखबार में छप चुके हैं कि ये किस तरह से उनसे पैसे लेके चले जाते थे। और अब यूनिवर्सिटी की ख़वातीन ने जो मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे मामला हैं जिस पर हम किसको शिकायत करें। मैं यहाँ पे ज़रूर, क्योंकि ये मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जो वुमेन विंग्स को हेड करती है पीपल्स पार्टी की, आसवा भुट्टो साहिबा और बख्तावर भुट्टो साहिबा, क्योंकि ये अक्सर ट्विटर पे और हमने देखा है वैसे भी बड़ा एक्टिव खवातीन के हकूक़ के लिए पीपल्स पार्टी है भी, राइट्स के हवाले से, ट्विटर के हद तक है। अच्छा, देखें जो हाईलाइट होगा उसके लिए इंसाफ होगा थोड़ा, लिखे ना खवातीन, लेकिन आपको ये देखें ना, अब यूनिवर्सिटी में ये जो मामला लियारी यूनिवर्सिटी का हैरेसमेंट का है, इस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये वाइस चांसलर की जिम्मेदारी, हालांकि
कि वाइस चांसलर की अपनी जिम्मेदारी है कि उनके जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं या वहाँ जो ख़वातीन काम कर रही हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी तहफ़्फ़ुज़ वो करे। लेकिन जब वो खुद ही इन मामलात में मुलविस होंगे, अपनी तलबाओं से खुद शादियाँ करेंगे, फिर उनको 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद तलाक़ें दे देंगे, वो बेचारियाँ ख़वातीन रुलती फिरेंगी, तो अब इससे क्या करेंगे? ये जो बुरफा साहब ने दूसरी शादी की थी अभी रिसेंटली अपनी तालबा के साथ जो उसकी स्टूडेंट थी, तो अब उसकी शुरुआत तो हरासमेंट से हुई होगी ना, फिर बाद में जाके उन्होंने शादी की होगी, तो पहली जो तीसरी शादी थी, फिर एक और बीवी उनकी जो शिकायत लेके जिसका इंटरव्यू छपा उसके साथ भी ऐसा हुआ, उसको तो उन्होंने जलाने की उसने इल्ज़ाम आयद किया कि मुझे प्यासा भूखा रखा गया, एक कमरे में बंद किया गया और बुरफा साहब ने मुझे पेट्रोल छिड़क के कत्ल करने की मनसूबाबंदी की थी। ये उसका इंटरव्यू छप चुका है। हम नहीं कह रहे हमारी तरफ, मैंने तो उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर जी आप मौक़िफ़ दें, आप अपने ऊपर इल्ज़ामात का जवाब दें। वो भागता फिर रहा है इधर उधर, दोस्तों को कहलाता रहे, मेरे से बात करने को तैयार नहीं है, मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे इल्ज़ामात होंगे संगीन, तो अब वहाँ की यूनिवर्सिटी की ख़वातीन क्या करेंगी, वहाँ की बच्चियाँ क्या करेंगी, और ये जो हमारे इदारे हैं वो मफलूज। अच्छा, 2 चीज़ें शॉर्टली, क्योंकि एक तो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी जो हम दिखा रहे हैं ये इन्होंने उठा ली है वहाँ से हैदराबाद से इंडस मोटर्स से, या अभी वहीं है? ये ऑर्डर जो है ये कंप्लीट हो चुका था, सब चीज़ें इनको डिलीवरी होने वाली थी। जब एंटी करप्शन ने रेड किया और उनको पता चला कि अब ये मेरे गले में आ रही है, तो अब उसको टर्न दिया है, यू टर्न लिया है, सॉरी, अब यू टर्न लिया है, यू टर्न लिया है कि मैंने तो ऑर्डर ही नहीं दिया, हालांकि वो डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास पड़े हुए हैं कि कंफर्म उन्होंने प्रोक्योरमेंट को खत लिखा है कि गाड़ी खरीदी जाए, और मुझे बताइए उसकी कि इसमें खरीदी जाए। जो धज्जियां उड़ाई हैं वो एक एक सबूत उन्होंने विथ, ये जो मैं कह रहा हूँ आपके पास एक और शो के लिए टाइम हो, ये 30 सिफात में उनको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। उनके जो लोग वहाँ मेरे जो ये कह रहे हैं कि झूठी खबरें हैं, उनके बेटों के असासे, उसके अपने असासे, जिन जिन लोगों ने वहाँ फ़वायद लिए, उन तमाम की इस चीज़ों हैं। और एक शख्स का जो ख़ास तौर पर जिक्र किया है, ये हाउसिंग सोसाइटी में ज़मीनों का, CNG पंप का, पेट्रोल पंप का, ये तमाम के तमाम इसके ऊपर फिट हो रहे हैं। और ये नेब का मतलब केस बन रहा है, जिसको मेरे ख्याल में कि अगर DG नेब कराची इसको खुद हैंडल करे तो ज्यादा बेहतर। नहीं वो करे, लेकिन साहब एक बात बताते जाएं, क्योंकि अभी रिसेंटली पंजाब के अंदर एक गिरफ्तार हुए थे वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान साहब, उसके बाद उनको गिरफ्तार करके हथकड़ियां पहना के जब पेश किया गया तो एक शोर मच गया था, उसके ऊपर माजरत हुई, वो सब कुछ हुआ। फिर मुजाहिद कामरान साहब दोबारा नमूदार हुए, उन्होंने कहा जी उसातिज़ा के साथ ऐसा अकूबत खाने और पता नहीं जुल्म होता है और ये सब होता है, नहीं होना चाहिए। हथकड़ियां देखें, आप किसी को गिरफ्तार करें, तस्लील नहीं करें। नैब के डिटेंशन सेंटर्स को उन्होंने इस तरह से पेश किया जैसे गुंतामो बे का इस पर जेल होता है, या इस पर कोई अबू गुरेब जेल जो हमने सुना है वो होता है। तो उसके बाद तो ऐसा नहीं है कि नैब वगैरह डर गए कि यूनिवर्सिटी में हाथ ही ना डाला जाए, पता नहीं प्रोफेसर है आगे फिर हम पर कोई और ही स्कैंडल बन जाए। नहीं नहीं, नैब वाले नहीं डरते हैं, वो इतने इतने बड़े आहद चीमा और फवाद हसन फवाद को उठा लाते हैं, तो ये क्या बेचते हैं। सिर्फ ये है कि वो उन्होंने गलती की, क्योंकि देखिए बात यह है कि वाइस चांसलर जो बनता है, वाइस चांसलर बनने से 30 साल पहले तक तो वो टीचर होता है ना, लेक्चरर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर होता है, फिर वाइस चांसलर होता है। तो अब जिस आदमी ने हज़ारों लोगों को पढ़ाया हुआ है तो उसकी कोई इज्जत तो होती है ना, तो उसको इस तरह से उछाल देना, देखें अभी तो ये एलिगेशन है ना, बिल्कुल, तो एक्यूज्ड है, अभी वो मुजरम नहीं है, किसी अदालत ने सजा नहीं दी। एग्जैक्टली, तो इल्जाम झूठा भी हो सकता है, तो अब किसी के झूठे इल्जाम पे आप किसी इज्जतदार आदमी को हथकड़ियां लगा के और टीवी पे और जब तक साबित दिखाएं, तो ये एक बेइज्जती की बात है। प्लस ये है कि उन लोगों को वैसे भी जेल में भी B क्लास, उसको बेटर क्लास कहते हैं, एंटाइटलमेंट है, तो B क्लास में ये होता है कि आदमी को हथकड़ी वगैरह नहीं लगाई जाती। तो ये तो बड़ा अच्छा एहतजाज सही हुआ था। और नैब शाहरुख जतोई वाली क्लास दे दे, या वो देखिए नेब के अफसरान को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि एक वो जो लाठीचार्ज कर लेते हैं पुलिस के सिपाही, टीचर्स पे गालियां भी देते हैं, एक पढ़े लिखे उनको भी पता है कि ये केस की नौयत क्या है, इसको किस तरह से हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि सब जगह पे डंडा चलाया जाए, सब जगहों पे आप काल कोठड़ियों में बंद करें, ये नहीं होना चाहिए। हर आदमी को उसके स्टेटस के मुताबिक हैंडल करें, ठीक है, इज्जत तक लाए। देखे ना, देखे फिर क्या होता है, देखिए फैसला एंटी करप्शन नहीं करना, एग्जैक्टली फैसला जज ने करना। अच्छा, एंटी करप्शन या नैब जो है वो पार्टी है, दे आर कंप्लेनेंट, ठीक है सर। मैं वो एक इल्जाम लगाते हैं वाइंड अप का, हाँ बस वाइंड अप यही है कि फैसला तो जज ने करना है, ठीक है, जज ने फैसला करना है। शुक्रिया आपका करेंगे ख्वाजा नवेद साहब। इनके प्रोग्राम में अहम तरीन इंक्वायरीज, अहम तरीन रिपोर्ट्स, अहम तरीन स्कैंडल्स जिन पर नैब ने तहकीकात का फैसला किया है आपके सामने रखे। फीडबैक फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर आप दे सकते हैं। देखते रहिएगा।